साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिक एजुटेक में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरएस प्री 2024 की रणनीति के बारे में। आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा आरएस प्री का सिलेबस पहले ही जारी किया जा चुका है। इसकी परीक्षा तिथि भी 2 फरवरी 2025 घोषित की गई है। अब हमारे पास में मात्र 50 दिन है। इन 50 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको मटेरियल्स को दुहराव करना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज का कैसे हल करना है, आपको जो मॉडल आंसर की है कैसे आपको करना है, मॉक टेस्ट देना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सिलेबस के अनुसार आपकी पढ़ाई की रणनीति की। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अभी तक आपके पास जो भी मटेरियल है सिलेबस के अनुसार आप अपने शॉर्ट नोट्स बना चुके होंगे, क्योंकि ये परीक्षा दिन प्रतिदिन टफ होती जा रही है, इसलिए शॉर्ट नोट्स मस्ट है। यदि आपने नहीं बनाए हैं तो उसकी भी हम रणनीति बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कामकाज करना है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सिलेबस को गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि इस सिलेबस के अनुसार आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये सिलेबस देख रहे हैं, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। ये सिलेबस जो है आपका बेसिकली 200 अंकों का होगा, 150 प्रश्न आपके होंगे। और आपका देखिए, परीक्षा का उद्देश्य केवल क्या है, स्क्रीनिंग परीक्षण है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें कोई मेरिट अंतिम वरीयता सूची के लिए नहीं जुड़ती है, इस बात को ध्यान रखना है। और प्रश्न पत्र का स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा। साथ में कौन से परीक्षा अर्हित घोषित किए जाएंगे, मतलब एलिजिबल घोषित किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए इस परीक्षा में। दूसरा, आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का ये पेपर है, 200 अंक का पेपर है। इसमें मेन बात यह कि आप नेगेटिव मार्किंग है, आप कोई गलत करते हैं तो आपको उत्तर नेगेटिव मार्किंग होगी और आपका सही में से काट लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि पिछले साल के परीक्षाओं का रुझान यदि हम देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि 2013 में ये नवीनतम सिलेबस आया है। 2013 में बदलाव हुए और उस बदलाव के बाद दिन प्रतिदिन आरएस प्री की कट ऑफ बढ़ती जा रही है। आप 13 का रुझान देखते हैं तो पता लगता है कि 60 और 63 के बीच में जनरल की कट ऑफ थी। 16 में आप गए तो ये 74-75 के आसपास, 78 हो गई। फिर आज 18 में थोड़ी सी बढ़ी, 80 के आसपास हो गई। 21 में ये 84 हो गई। 23 में ये 100 के आसपास आपकी कट ऑफ हो गई। तो कुल मिलाकर यह है कि इस परीक्षा में लोगों का कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको कैसे तैयारी करनी है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस परीक्षा को आप सब लोग जानते हैं साथियों, 11 सेक्शंस में बांटा गया है। और 11 सेक्शंस में हम इतिहास विषय की बात करें तो इतिहास में आपके क्या है, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, इतिहास, हाँ इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी किताब में ये प्रागैतिहासिक स्थल, पुरापाषाण से ताम्रपाषाण, कांस्य युग सही ढंग से वेल मेंटेन्ड आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें वो करना है कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। दूसरा, ऐतिहासिक राजस्थान में हमें ऐतिहासिक केंद्रों की बात करनी है, ऐतिहासिक केंद्र महत्ता रखते हैं। दूसरा, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति के जो पॉइंट्स हैं हमारे, 12वीं सदी तक राजस्थान के इतिहास के समाज की स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, संस्कृति में कला और साहित्य की स्थिति क्या थी, ये चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है। फिर प्रमुख राजवंश, इसमें महत्वपूर्ण शासक, दो बातें हैं इसमें। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां बतानी है आपको। राजनीतिक, सांस्कृतिक, जिसमें भी किसकी बतानी है, गुहिलों की बतानी है, प्रतिहारों की बतानी है, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा की बतानी है। ये 6 आपके राजवंश हैं, 5 और 2 7 राजवंश हैं। इन 7 राजवंशों की
क्या बतानी है? एक तो राजनीतिक स्थिति बतानी है और दूसरी सांस्कृतिक स्थिति में हमें क्या बतानी है? कला और साहित्य की स्थिति बतानी है। ये दो चीजों को हमें देखना है, मतलब पूरी किताब नहीं पढ़नी, इन चीजों को देखना। फिर मध्यकालीन राजस्थान की हमें प्रशासनिक और राजस्व स्थिति बतानी है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था और रिवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो ये हमारा प्राचीन, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन राजपूताना की स्थिति हो जाती है। फिर इसके बाद में आधुनिक राजस्थान का उदय होता है। तो 19वीं सदी के दौरान जो भी सामाजिक जागृति के कारक कौन कौन से थे, मतलब समाज को जागृति के लिए शिक्षा का प्रसार हुआ हो, या पत्रकारिता का विकास हुआ, या आर्य समाज की भूमिका रही हो, इसको बताना है। तो इसमें लिख ही रखा है। फिर राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी गठित की गई। फिर 20वीं सदी में जनजाति और किसान आंदोलन कौन से हुए राजस्थान में, इनको बताना है। और फिर प्रजामंडल आंदोलन की क्या स्थिति रही और एकीकरण क्या रहा। इसलिए 5 टॉपिक्स आपके मॉडर्न राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अब हम राजस्थान की वास्तु परंपरा की बात करें। वास्तु परंपरा में मंदिरों पे, किलों पे, महल और जलीय संरचनाओं पे हमें बात करनी है वास्तु परंपरा में। तो और चित्रकला की विभिन्न शैलियों और हस्तशिल्प पे बात करनी है। ये आर्ट एंड कल्चर का मटेरियल हो गया। दूसरा, हम प्रदर्शन कला, परफॉर्मेंस कला की बात करें तो हमें क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस पे फोकस करना है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, हमें फोक म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है। राजस्थान के संदर्भ में लोक नृत्य और लोक नाट्यों के बारे में बात करनी है। ये हमारी परफॉर्मेंस आर्ट में आएगा, जिसको हम अमूर्त कला के रूप में मान सकते हैं। भाषा और साहित्य में हमें बोलियों पे फोकस करना है राजस्थान की, और राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य किस प्रकार से विकसित हुआ है, इन चीज़ों को देखना है। फिर धर्म और संप्रदायों में हमें धार्मिक समुदायों की बात करनी है कि राजस्थान में कौन कौन से धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरा, संत और संप्रदाय, लोक संत और लोक संप्रदाय की स्थिति क्या है, लोक देवी और लोक देवताओं की स्थितियां क्या हैं, इन चीज़ों को देखना है। फिर सामाजिक जीवन में हमें क्या करना है, सामाजिक जीवन में मेले और त्योहार की क्या भूमिका है, सामाजिक रीति रिवाजों की स्थिति क्या है, परंपराएं क्या हैं, वेशभूषा और आभूषण क्या है। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हमें बताना है कला, साहित्य और इतिहास की दृष्टि से। अब ये राजस्थान का जो सिलेबस है, आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा मटेरियल मिलेगा। लेकिन मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि हमारी राजस्थान के इतिहास की किताब है, राजस्थान का इतिहास। इस राजस्थान के इतिहास की किताब को जब आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में और मेंस में ऐसी तरीके से हमने इस किताब को रचा है कि आप हमारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। सलेबस आपको ये देखना है कि सलेबस में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें इस किताब से पढ़नी है। ये आपने 2 किताब तो ये हो गई। आप चाहें तो ये 2 किताबें आप बाजार से ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है www.ethica.co.in से आप परचेज कर सकते हैं, बुक ऑर्डर कर सकते हैं ये किताबों को। एक बात ये हो गई, आप ये चाहते हैं कि हमारे पास में वो नहीं, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। यदि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो प्री के साथ साथ मेंस को भी ध्यान में रखकर बात करता है। तो आप ये कामकाज कर सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि सर टाइम नहीं है, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए, तो एक और बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, एथिका शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन्स हैं, ये हैंड रिटन्स है साथियों, हैंड रिटन। आप हैंड रिटन भी निःशुल्क हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम है हमारा एक, एथिका एंटरप्राइजेज के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भेज देंगे। आप हमसे कमेंट करके भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी क्या कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर राजस्थान के इतिहास की और कला संस्कृति के शॉर्ट नोट्स आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। जो सिलेबस जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने हूबहू, सिलेबस के दाएं बाएं भी नहीं हुए, हूबहू दे रखा है। आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आपका मेंस के लिए रॉ मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इतिहास और संस्कृति की बात, कला संस्कृति की बात यह है। दूसरा हम बात करते हैं साथियों, इतिहास के संदर्भ की बातें करें साथियों। ये भारत का इतिहास का सिलेबस है। इस भारत के इतिहास के सिलेबस को हम देखते हैं तो आपको पता लगेगा साथियों, भारत का जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, प्राचीन काल और मध्यकाल,
इसमें दे रखा आधुनिक काल। 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। आप राजस्थान के इतिहास की बात करें तो आपको लगेगा कि कम से कम 15 से 20 प्रश्न राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से होते हैं, और बाकी 10 प्रश्न आपके भारत के इतिहास से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भारत के सांस्कृतिक आधार दे रखे हैं। सिंधु और वैदिक काल दे रखा है, इसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक काल की बात करनी है हमें। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा में हमें जैन, बौद्ध और आजीवक संप्रदाय को हमें देखना है। 6ठी शताब्दी महाजनपद काल की स्थिति को हमें देखना है। फिर हमें प्रमुख राजवंशों की, शासकों की उपलब्धियों की बात करनी है। प्रमुख राजवंश और उसके महत्वपूर्ण शासक, जैसे मौर्य काल आपने पढ़ा, तो मौर्य काल में आपको 3 शासक पढ़ने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। फिर हम बात करें कुषाण में आपको केवल कनिष्क पढ़ना है। सातवाहन काल में जब हम जाते हैं तो सातवाहन काल में आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी पढ़ने हैं आपको। गुप्त काल में आपको चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, आपको समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, इनके बारे में देखना है। चालुक्यों के बारे में आपको संस्थापक है हमारे चालुक्य साम्राज्य के, बादामी के, आपके वातापा के हुए, आपके वेंगी के हुए चालुक्य, उनको आपको देखना है। पल्लवों में हमें पल्लवकालीन जो 6ठी शताब्दी है उसके प्रमुख शासकों को देखना, नरसिंह वर्मन वगैरह। चोल साम्राज्य को हमें इस तरीके से देखना है। तो इनके महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां पढ़नी है। ये उपलब्धियां किस प्रकार से पढ़नी है, इनकी राजनैतिक उपलब्धियां क्या रही है, और दूसरा इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही है। सांस्कृतिक में भी हमें यह देखना है कि इनकी स्थापत्य कला की क्या रही है, इनकी मूर्ति कला की क्या रही है, इनकी चित्रकला की क्या रही है, इनकी संगीत कला की क्या रही है, और इनकी साहित्य कला की क्या रही है। जब आप पढ़ाई करें तो आपके पढ़ाई के आयाम इस प्रकार से होने चाहिए। दूसरा हम बात करें कि प्राचीन भारत में कलायाम वास्तु। जब आप ये शासकों की उपलब्धि पढ़ रहे हैं तो शासकों की उपलब्धि पढ़ते वक्त ही चाहें तो आप राजनीतिक उपलब्धियों के साथ सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कर सकते हैं, और सांस्कृतिक उपलब्धियों में कलायाम वास्तु को आप देख सकते हैं। मतलब कब तक का देख सकते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन तक का। फिर प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास, मतलब एक कला हो गया, ये साहित्य हो गया। तो मैंने कला का तो आयाम ये बता दिए और साहित्य ये बता दिया। इस तरीके से आपको पढ़ना, और राजनीतिक आयामों को आपको देखना है इसमें। फिर आपको संस्कृत, प्राकृत और तमिल 3 भाषाओं की बात करनी है हमें। संस्कृत भाषा का विकास तो आप सब लोग जानते हैं गुप्त काल तक रहा था। फिर प्राकृत का हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा तब रहा, और जब तमिल साहित्य का विकास, संगम साहित्य का संगम काल में इसका विकास हुआ। इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए बात करनी है। फिर सल्तनत काल की हम बात करें तो प्रमुख शासकों की उपलब्धियां बतानी है इसमें। मतलब 4 या 5 हमारे प्रमुख शासक होंगे सल्तनत काल के, जिनकी उपलब्धियों का उल्लेख करना है। और विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां बतानी है हमें। कृष्णदेव राय या विजयनगर से जुड़े हुए जो भी वंश हैं उनकी केवल सांस्कृतिक उपलब्धियां बतानी है। उनके कला और साहित्य में क्या योगदान रहा, उन चीजों को हमें बात करनी है। फिर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियां क्या थी। राजनीतिक चुनौतियों में राजपूतों के साथ उनकी नीति क्या थी, दक्कनी दक्षिण के राज्यों के साथ क्या नीति थी, और मराठों के साथ में क्या नीति थी, और अफगानों के साथ क्या नीति, सुलह कैसे हुआ। मतलब 4 लोगों की बात करनी है हमें। अफगानियों के साथ अफगान मुगल संबंधों की बात करनी है, अफगान राजपूत संबंधों की बात करनी है, और दक्षिण के नीति क्या रही मुगलों की ये बतानी है, और मराठों के साथ मराठा मुगल संबंधों की बात करनी है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स अच्छी तरीके से होगा, और साथ में मेंस में भी आप उत्तर दे सकेंगे। फिर हम मध्यकाल में कलायाम वास्तु की बात करें तो कलायाम वास्तु में हम देखते हैं कि स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा। सल्तनत काल और मुगल काल दोनों चीजों को देखना है। चित्रकला और संगीत कला में क्या योगदान रहा। भक्ति और सूफी आंदोलन में धार्मिक और साहित्यिक योगदान क्या रहा। जब भक्ति आंदोलन हुआ तो इसके धार्मिक आयाम क्या थे, इसके साहित्यिक आयाम क्या थे, इन चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है। ये हमारे एंशियंट एंड मिडाइवल इंडिया के बारे में बताते हैं। फिर इन चीज़ों का अब आप कहेंगे कि साहब इतना मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा।
अब मैं तो सभी बच्चों को प्रायोरिटी देता हूं और कहता हूं कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी है, उस पे फोकस करना चाहिए, तब जाकर आपकी ये बातें ठीक होगी। यदि आपको लगता है, इसकी रेमेडीज भी बताएंगे, आपके पास 50 दिन बचे हैं, 50 दिन में आपको क्या करना है। तीसरा हम बात करें सबसे पहले मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में क्या है? मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत का विकास, आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, ये बातें, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में एक तो बौद्धिक जागरण है साथियों। बौद्धिक जागरण में क्या होगा? जो पुनर्जागरण की स्थितियां हैं, राजा राम मोहन रॉय, हेनरी विवियन डैराजियो के से शुरुआत लेकर दयानंद सरस्वती तक, स्वामी विवेकानंद तक, या फिर सर सैयद अहमद खां तक की स्थितियों को हमें बताना है। समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ, इसको बताना है हमने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बंगाल गजट से लेकर स्वतंत्रता तक के कितने अखबार कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रकाशित हुए, इनके बारे में बताना है। पश्चिमी शिक्षा की हम बात करें तो पश्चिमी शिक्षा में जो 1813 के चार्टर एक्ट से लेकर 1947 की आज़ादी तक जो 5 चरणों में हमारा शैक्षणिक विकास हुआ, उसको बारे में आपको बताना है। तो ये 3 बातें आपको इसमें हो गई। इससे 3 बातों से ही आपको पता लगेगा कि मॉडर्न इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मॉडर्न इंडिया में नेशनलिज्म की अवधारणा कैसे आई। देखिए साथियों, यदि देश का विकास करना है या किसी भी देश में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपका उसकी संस्कृति का विकास करना है, तो क्या करना है? शिक्षा का प्रसार करना होगा, पत्रकारिता का विकास करना होगा, उसके सामाजिक धार्मिक जो अंधविश्वास हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करनी होगी। ये 3 बातें ही तो हमारे नेशनलिज्म के सबसे बड़े कारक थे। तो 3 बातें आपको पढ़नी है इसमें। फिर हम बात करें कि 1900 सामाजिक धार्मिक सुधार कौन से हुए। ये बौद्धिक जागरण के साथ में, हेनरी विवियन डैराजियो के बौद्धिक जागरण के साथ में हमें भारत के पुनर्जागरण को जोड़ना है। फिर विभिन्न नेता और संस्थाएं, इनसे जुड़े हुए जो भी संस्थाएं हैं, चाहे सत्य शोधक समाज हो, चाहे आपके देश हितैषणी सभा हो, चाहे आपके गोपाल हरि देशमुख की संस्था हो, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, उन चीजों को हमें देखना है। फिर ये टॉपिक्स के बाद में स्वतंत्रता संघर्ष की बात आ रही है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात आ रही है साथियों। स्वतंत्रता संघर्ष मतलब 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, कौन से केंद्र रहे, इन चीजों को देखना है। फिर विभिन्न अवस्थाएं, जो 3 धाराएं थी हमारी कांग्रेस के उदय के बाद, कांग्रेस के उदय के बाद में उदारवाद, उग्रवाद और गांधीवाद, इसमें हमें देखना है। ये धाराएं देखनी, ये धाराएं कौन कौन सी थी, ये साम्यवाद से प्रेरित थी, पूंजीवाद से प्रेरित थी या गांधीवाद से प्रेरित थी, इनको देखना है। महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कौन थे, जो भी व्यक्तित्व हैं, गांधी हैं, तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, इन सबको आपको पढ़ना है और देश के अलग अलग हिस्सों में योगदान आपको बताना है कि पंजाब में क्या स्थिति थी, यूपी में क्या स्थिति थी, महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी, दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी, पूर्वोत्तर राज्यों में इस स्वतंत्रता संघर्ष में प्रमुख व्यक्तित्वों का और संस्थाओं का क्या योगदान था। इन सब चीजों को हमें देखने की आवश्यकता है। तो ये बात आपके मॉडर्न इंडिया की होगी। फिर स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ साथियों। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में देश का एकीकरण हुआ, तो एकीकरण हुआ तो भाषाई पुनर्गठन हमें देखना है। नेहरू युग में जब 1950 से 1964 तक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के क्षेत्र में क्या किया नेहरू जी ने, IIMs में क्या स्थिति रही, IIT में क्या रही, आपके दूसरे इसरो में, DRDO में, ये एक जन्म हुआ परमाणु क्षेत्र में, तो वो क्या स्थितियां रही, इन चीज़ों को हमें देखना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हमें देखना है। तो ये बातें आपके, यदि आप मॉडर्न इंडिया NCERT पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आज़ादी के बाद का भारत, यदि RBSE की किताब पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन 50 दिन की रणनीति हम आपको बता रहे हैं। इस रणनीति में आपको क्या करना है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल एथिका एंटरप्राइजेज पे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। इस ज्वाइन करने के बाद में आप हमसे कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं कि साहब इनके शॉर्ट नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। ये नोट्स हमने साथियों इस आधार पे बनाए हैं कि आप मेंस भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री में आपको दिए जा रहे हैं। तो आप इस नोट्स को लीजिए, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस अपनी बातें रखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप ये जाल है कौन सा कोचिंग वाले जाल से बाहर निकालिए, तो आपको लगेगा कि दुनिया कितनी रंगीन है। नहीं तो कोचिंगों के जाल में उलझ कर आप बहुत स्थितियां फंस जाओगे, आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा, और प्रीलिम्स नहीं तो कुछ नहीं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 10 से 12 प्रश्न यहां से आपके भारत के इतिहास से होंगे, मतलब कुल 35 प्रश्न राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय इतिहास से होंगे। इस बात को समझिए, बहुत बड़ा मटेरियल है ये 35 नंबर का, और इस 35 नंबर को हमने बड़े शॉर्ट ढंग से आपको प्रस्तुत किया है साथियों। अब हम बात करते हैं दूसरे विषय की। हम इतिहास विषय की बात कर चुके हैं, अब हम भूगोल के विषय की बात करते हैं। अब भूगोल का विषय भी आप देखते हैं, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास को मिलाकर देखते हैं तो इसमें भी कम से कम 25 प्रश्नों की संभावनाएं हैं। मतलब 35 प्रश्न तो आपके इतिहास विषय के हो गए, 25 आपके भूगोल विषय से हो गए, तो 60 प्रश्न बेसिक्स जनरल स्टडी से पूछे जा रहे हैं। तो पूछे जा रहे हैं, तो भारत में विश्व के भूगोल की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें विश्व के भूगोल के साथियों, विश्व के भूगोल की, फिर भारत के भूगोल की, फिर राजस्थान के भूगोल की। अब ये भी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। मेहनत किस आधार पे करेंगे? मेहनत इस आधार पे करनी है कि आप देखेंगे कि साहब प्रमुख स्थल आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये स्थल आकृतियां हैं, ये स्थल आकृतियां। अब स्थल आकृतियां तो ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल तो आपके भारत के में भी है, पर्वत, पठार, मैदान। आपके स्थल आकृतियां तो राजस्थान में भी भू आकृतिक प्रदेश हैं। बोलिए, जब ये तीनों का आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको पढ़ाई करने का आनंद आ जाएगा। सही मायने में ज्योग्राफी की तैयारी इस आधार पे होनी चाहिए। नदियां झीलों की बात करें तो नदियां झीलें आपके विश्व के भूगोल में भी है, और नदियां झीलें आपके भारत के भूगोल में, नदियां झीलें आपके राजस्थान के भूगोल में भी। सोचिए, आप इस आधार पे आप पढ़िए कि जब आप कंपैरिजन विश्व, भारत और राजस्थान 3 आयामों से इसको जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भूगोल कितने आसान है। भूगोल गोल नहीं है। फिर तीसरा हम बात करें कृषि के प्रकारों की। कृषि यहाँ पर भी है, प्रमुख फसलों में कृषि यहाँ पर भी है, और इसके आगे हम जाएंगे तो कृषि राजस्थान में भी है। हम बात करें औद्योगिक प्रदेशों की, औद्योगिक प्रदेश यहाँ भी हैं, औद्योगिक प्रदेश भारत में भी हैं, और औद्योगिक प्रदेश राजस्थान में भी हैं। हम पर्यावरणीय मुद्दों की बात करें तो पर्यावरण मुद्दों में मरुस्थलीकरण की बात करनी है हमें, विश्व के आयाम से, भारत के आयाम, विश्व के आयाम से। वनों उन्मूलन की बात करनी है, डिफोरेस्टेशन की, हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात करनी है, और हमें ओजोन डेप्लीशंस की बात करनी है, ओजोन अवक्षय की बात करनी है। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो 5 चीज़ें हमारे मुद्दों में आती है जो बिल्कुल करंट के टॉपिक्स हैं। अब हम भारत के भूगोल में एक्स्ट्रा देखें तो यहाँ खनिज हैं। खनिज भारत के संबंध में खनिज हैं, और राजस्थान के संदर्भ में भी खनिज हैं। आपके ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो ऊर्जा के जो संसाधन है भारत के और राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों की बात करनी है हमें। तीसरा हम बात करते हैं राजमार्ग, परिवहन गलियारों की, ट्रांसपोर्टेशन की। भारत के ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या है और राजस्थान के ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति क्या है, इन चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है। तो इसमें हम देखें तो साथियों आपको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्स्ट्रा है राजस्थान में। अब राजस्थान में एक्स्ट्रा क्या है? राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, जनसंख्या राजस्थान की एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको, खनिज भारत के और राजस्थान के दोनों को कंपैरिजन के साथ पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन भारत और राजस्थान के कंपैरिजन पढ़ना है, जैव विविधता और संरक्षण आप राजस्थान के संदर्भ में आपको यहाँ पढ़ना है एक्स्ट्रा, और टूरिस्ट के जो हब हैं, साइट्स हैं, वो देखनी है, टूरिस्ट सर्किट आपको देखने हैं। इन सब चीज़ों को देखते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो बच्चों से कहता हूं कि आप 6ठी 7वीं 8वीं की NCERT पढ़ लीजिए, आपको भारत और विश्व के भूगोल की जानकारी इससे मिल जाएगी। राजस्थान के भूगोल की आप RBSE की किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है
तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र है हमारा टेलीग्राम चैनल एथिका एंटरप्राइजेज। साथियों, आप इस एथिका एंटरप्राइजेज पे क्या कर सकते हैं, आप हमारा एक समग्र भूगोल हमने बनाया है। वो समग्र भूगोल प्री और मेंस के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए भारत और राजस्थान और विश्व तीनों को, भारत, राजस्थान और विश्व तीनों का कंपैरिजन हमने दिया है, और ये कंपैरिजन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। यदि आप सही ढंग से एटलस को साथ में लेते हुए इसका अध्ययन कर देते हैं तो आपका भूगोल का मटेरियल कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको 60 प्रश्नों की बातें कह चुका हूं, स्टैटिक जीएस की बात हम कर रहे थे। अब हम तीसरी बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली की। अब ये आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है आपको, इसमें बात करिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं तो इसमें भारतीय संविधान का जो फिलोसॉफिकल कंटेंट है उनको हम बात करते हैं। कंटेंट में संविधान सभा, विशेषताएं और संशोधन। संशोधन कितने, 106 संशोधन तक आपको देखने हैं। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 17वीं और 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो इन लोकसभा के गठन में हमें ये देखना है कि 100वें संविधान संशोधन से लेकर 106वें संविधान संशोधन पे फोकस करना है, क्योंकि यदि सुमेलित करने वाले प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे। आप के उद्देशिका, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, ये 4 जो टॉपिक्स हैं इनका कंपैरिजन आपको जानना है, क्योंकि सवाल फिलोसॉफिकल व्यू में पूछे जा रहे हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष की क्या स्थिति। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, तो उन निर्णयों को इनसे जोड़ना है, क्योंकि वो प्रस्तावना से जुड़े हुए थे, वो मूल अधिकार से जुड़े हुए हैं, वो डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं, और वो आपके फंडामेंटल ड्यूटी एफडी से जुड़े हुए हैं। इन चीज़ों को यदि आप देख लेते हैं तो आपका पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की, ये हमारी संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में बता रहा है। फिर ये हमारे स्वतंत्र निकायों के बारे में बात हो रही है। स्वतंत्र संगठन में इलेक्शन कमीशन है, कैग है, और आपके नीति आयोग है, सीवीसी है, और लोकपाल है, सीवीसी, सीआईसी है, और एनएचआरसी। ये 5-6 संगठन है जिनको हमें देखना है। और साथ में संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, ये 4 टॉपिक्स आपके वैचारिक मुद्दे वाले टॉपिक हैं जिनको हमें बात करनी है। अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो मैं हमेशा से कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आपको 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, वो पढ़नी चाहिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो वही हमारे पास एक रेमेडी है, एथिका एंटरप्राइजेज पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद में जो हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको आप तैयार कीजिए। दूसरी हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। साथियों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हम देखते हैं वही भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। इसमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आप देखेंगे राजनीतिक में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद तो राज्य कार्यपालिका है, विधानसभा आपकी विधायिका है, उच्च न्यायालय आपकी न्यायपालिका है। ये हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन है, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये चीजें हो गई। दूसरा हमारे स्थानीय सुशासन में नगरीय निकाय है, और पंचायती राज में हमारे ग्रामीण निकाय हैं। संस्थाओं में आरपीएससी है, एसएचआरसी है, लोकायुक्त है, एससीसी है, राज्य सूचना आयोग है। लोक नीति में हमारे कौन कौन सी पब्लिक पॉलिसीज हैं, कौन से लीगल राइट्स हैं, और कौन से सिटीजन चार्टर्स हैं, इन बातें बता रखे। मैं एक आपको रेमेडी देता हूं, एक गांधी जी का मंत्र ये देता हूं कि आप क्या करिएगा, आप करिएगा कि हमारे शॉर्ट नोट्स इनके बने हुए हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, 100-150 पेज में आपको ये है, तो ये पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी हमारी किताब आई है राजस्थान की राज व्यवस्था। साथियों, भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में ये किताब बड़े मायने हैं। आप प्री के साथ में मेंस भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। इसमें तुलनाएं हमने दे रखी, हमने आलोचनाएं इसमें की गई है।
तो जब हम बात करते हैं कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था में ये लोक नीति और अधिकार बड़े सरल भाषा में दिए गए हैं, राजस्थान की संस्थाओं को भारत की संस्थाओं के साथ तुलना की गई है, तो आपको भारत की संस्थाएं इंडियन पॉलिटी में नहीं पढ़नी, केवल यहाँ पढ़ लेंगे तो मैं आपको बात बता रहा था कि राजस्थान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में लगभग 85 प्रश्न होंगे। ये 85 प्रश्न स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं। सभी मतलब आपको नया कुछ तैयार नहीं करना, करंट से इसको अपडेट करते रहना है और काम करना है। इसमें मैं करंट भी जोड़ रहा हूँ साथियों। कहीं आप कहेंगे साहब करंट भी आपके आती है, तो इसमें जो करंट से जुड़े हुए आयाम है, ज्योग्राफी में या पॉलिटी में या हिस्ट्री के भी कोई आयाम आते हैं, तो वो करंट से जुड़े हुए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसलिए आप मत कहना साहब करंट के तो कहाँ से आते हैं, तो यहीं से आएंगे सारे के सारे। ये बातें हुई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप हमारे शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था एथिका एंटरप्राइजेज की किताब है, प्री कम मेंस दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है, जिसमें इंडिया वाला मैटर भी आपको मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई किताब है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें साथियों, आर्थिक अवधारणाएं, इंडियन इकोनॉमी की बात। अब मैं कभी दुखी होता हूँ, मन में यूँ आता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए यूट्यूबर्स ने क्या किया, एक आंकड़ों का जाल फैला दिया और बच्चों को इकोनॉमी की जो समझ है उससे दूर कर दिया। एक खिन्नता महसूस होती है कि मैं सरकारी नौकरी में आपको टाइम नहीं दे पा रहा, इसलिए मैं आपको इकोनॉमी की बात, पॉलिटी की बात बिल्कुल बेसिक्स तरीके से मैं आपको बताऊं तो बहुत बेहतर ढंग से आपको समझा सकता हूं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, न कि आंकड़े पूछे जाते हैं। लेकिन वो ढिंढोरे इतने ज़्यादा पीट रहे हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और इंडियन इकोनॉमी है इसमें। इसमें मूलभूत अवधारणाओं में हमें बजट कैसे बनता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, पब्लिक फाइनेंस की स्थिति क्या है, जीएसटी की स्थिति क्या है, नेशनल इनकम कैसे गणना की जाती है, कौन कौन से आयाम होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की आधारभूत ज्ञान क्या है। अब ये बातें हैं, इसमें भी लोग नेशनल इनकम के आंकड़े बता रहे हैं, इसमें पब्लिक फाइनेंस में बता रहे हैं कि साहब राजकोषीय घाटा इतना है, इतना प्रतिशत है। अरे भाई पहले ये तो समझ लीजिए कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, राजस्व घाटा क्या होता है। आपके मौद्रिक नीति, बैंकिंग में आप मौद्रिक नीति की बेसिक समझ तो पैदा कीजिए। आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट रटे जा रहे हैं। आप की स्थिति बजट में कि भाई भारत का बजट इतना हो गया है, इतना ये हुआ, बजट कैसे बनता है, बजट फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए।
दूसरा हम बात करें अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग कैसे, इसकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके इक्विपमेंट्स और प्रशासन में उपयोग कैसे होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग की अवधारणा को हमें नेशनल इनकम के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब इनको हम जोड़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये भी बेसिक्स चीज़ें हैं। स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, शेयर बाजार का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में आप कौन कौन से हमारे कमोडिटी एक्सचेंज है, कौन से इक्विटी एक्सचेंज है, कौन से हमारे आजकल तो गिल्ट एज्ड हो गए, मतलब सेकेंडरी मार्केट के जो 4-5 प्रकार के आयाम हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तब आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान पाओगे, आप शेयर बाजार की स्थितियों को जान पाओगे। आप तो सीधा रटते हैं कि भाई इतनी तारीख को तो शेयर बाजार एनएससी इतना हो गया, बीएससी इतना हो गया। अरे भाई इनको छोड़िए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले डेवलप कीजिए, फिर बाद में अपने आप ही, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। हमारी राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीतियां क्या हैं। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बेसिक फंडे यदि आप जान लेते हैं तो आपको सारी चीजें आ जाएगी। सब्सिडी और पीडीएस सिस्टम, ई कॉमर्स सिस्टम, इन्फ्लेशन, ये सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वाली बातें हैं। यदि ये आपको समझ में आ रही है तो आप उत्तर देंगे, यदि नहीं आ रही है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें जानना है। और ये जो आप कहते हैं ना कि भाई हमें करंट के मुद्दे बात करनी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात है। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के तीनों स्थितियां बतानी है हमें, कौन कौन सी समस्याएं हैं सरकार के समक्ष, और एलपीजी के बाद क्या स्थितियां रही ये आपको बताना है। एचआरडी में हमें एचडीआई बताना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई बताना है। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब इंडेक्स पढ़ेंगे वो दो रटके जाएं, दो रटके जाएं, दो याद करके जाएं। यदि आप एचडीआई और जीएचआई आप कर लेते हैं तो केवल इन्हीं को इंडेक्स को पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। आपने 10 इंडेक्स याद कर लिए तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। गरीबी और बेरोजगारी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पते होने चाहिए, उनके क्या कारण है, उनका समाधान क्या है, सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और सोशल जस्टिस में हमें कमज़ोर वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, एससी के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, एसटी के लिए क्या किए गए हैं, ओबीसी के लिए क्या किए गए हैं, माइनॉरिटी के लिए क्या किया गया है, विमेन के लिए क्या किए गए हैं, चिल्ड्रंस के लिए क्या है, आपके ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई, ये सब आयामों से करना है। आप यूं देखेंगे साहब 85 प्रश्न तो हो गए। इंडियन इकोनॉमी के भी 15 प्रश्न आते हैं साथियों, 15 प्रश्न आपके इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, तो 85 और 1500 तो यही हो गए। अब आपको क्या करना है, करंट भी इसमें जुड़ गया। आप कहेंगे साहब करंट जोड़ के बताया है मैंने, तो आपको इंडियन इकोनॉमी का या तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो तो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास की आप वो पढ़ सकते हैं। यदि आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है कि सबसे अच्छी रेमेडीज 50 दिन की, एथिका एंटरप्राइजेज ज्वाइन कीजिए। और हमने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंदाज में शॉर्ट नोट्स बता रखे हैं, उन शॉर्ट नोट्स को आप तैयार कर लीजिए। इनका कंपैरिजन तक कर रखा है हमने 3 भागों में बांटकर। जब आप हमारे नोट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका हमने कंपैरिजन वे में बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है। इकोनॉमी के नोट्स इससे बढ़िया हो ही नहीं सकते। तो आपके 100 प्रश्नों की हम बात कर चुके हैं साथियों। अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। पूरे जी जान झोंक रखी है लोगों ने कि अब की बार तो राजस्थान की इकोनॉमी, पता नहीं क्या स्थिति हुई, 2 या 3 बार जब आरएस प्री में इकोनॉमी पे फोकस होने लग गया तो लोगों ने सोचा कि राजस्थान की इकोनॉमी ही प्रीलिम्स करा देगी। इस बार राजस्थान की इकोनॉमी से 5 या 6 प्रश्न से ज्यादा नहीं होंगे, मैं दावा करता हूं। और यदि आप देख लीजिएगा क्या स्थिति होती है, जो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक सर्वे से 5 प्रश्न से ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा है, रटा रहा है, वो फेल होंगे इस बार प्रीलिम्स में। तो ये बातें आप समझिएगा। अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य में हमें ये वृहत परिदृश्य की बातें ही एग्जाम्स में पूछी जाएगी। बाकी बेसिक्स बातें हैं ये हमने SC ST के लिए सोशल जस्टिस के इकोनॉमिक के नोट्स में इसमें दे रखा है। प्रमुख विकास परियोजनाएं, ये वाले मुद्दे बिल्कुल करंट अपडेटेड सरकार से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से होंगे और 10 प्रश्न सरकार की जो अभी नीतियां आई है
उनसे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। सरकार जो इकोनॉमी के सेक्टर्स में, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स में, प्रोडक्शन के सेक्टर में, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने के सेक्टर्स में जो कामकाज कर रही है, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं राजस्थान की इकोनॉमी में। मैं 115 प्रश्नों की बात कर चुका हूँ, स्टैटिक जीके की बात कर रहा था मैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साथियों, जब हम बात करते हैं तो एक बात जहन में आती है कि टेक्नोलॉजी मीन्स लोग साइंस पढ़ते हैं। बेसिक साइंस जब आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो पूरा का पूरा माइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लगा देते हैं, तो आपकी साइंस पूरी नहीं होती। फिजिक्स केमिस्ट्री के मुश्किल से 3 या 4 सवाल आते हैं, बायोलॉजी के 5 सवाल आते हैं, और करंट में यदि टेक्नोलॉजी इन इंडिया यदि आप पढ़ लेते हैं तो 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं साथियों। तो ये कुल मिलाकर साइंस और टेक्नोलॉजी में, दैनिक जीवन में विज्ञान है, इस पे कम फोकस कीजिए, बाकी इस टेक्नोलॉजी के पार्ट पर आपको फोकस करना है। तो आप बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी के बड़े अच्छे ढंग से, हम टेक्नोलॉजी इन इंडिया के नाम से हमने बिल्कुल अपडेटेड नोट्स बना रखे हैं, और आप एथिका एंटरप्राइजेज चैनल पर जाकर हमारे टेक्नोलॉजी इन इंडिया नोट्स को देख सकते हैं। बड़े सरलता के साथ में हमने इसमें दे रखे हैं। तो मैं 115 प्रश्नों की बात कर चुका था। 115 प्रश्नों में हम बात करें तो 15 प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे, क्योंकि 10 प्रश्न तो आपके टेक्नोलॉजी के होंगे, 5 प्रश्न बेसिक साइंस के होंगे। कुल मिलाकर आपके कितने प्रश्न हो गए? 130 प्रश्न हो गए हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं साथियों, लास्ट बात है हमारी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, और साथ में न्यूमेरेसी की बात करते हैं, बेसिक न्यूमेरेसी की बात करते हैं। तो इसमें 20 प्रश्न के 20 और 22 प्रश्न होते हैं, तो कुल 150 प्रश्न हो गए। अब आप कहेंगे साहब करंट तो आया ही नहीं। करंट आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस से जुड़े हुए सवाल होते हैं, उनसे ही पूछे जाते हैं। 1-2 व्यक्तित्व और खेल के सवाल जरूर पूछ ले जाते हैं। उनको 5 सवालों को आप दाएं बाएं आप देख लीजिएगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके 5 टॉपिक्स हैं: कथन मान्यताएं, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई और विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। देखिए साथियों, ये लॉजिकल रीजनिंग है। अब लॉजिकल रीजनिंग में तो कथन, कोई कथन दे रखा है, उसके आधार पर हमें अजम्पशंस बतानी है, उसके आधार पर लॉजिक्स बताने हैं, कंक्लूजन बताना है, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, वो चीजें बतानी है। और साथ में विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता में क्या होगा? इसमें विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता में 3 या 4 आयाम दिए होंगे। इन 3-4 आयामों से आपको क्या करना है? 3-4 आयामों को सुव्यवस्थित ढंग से बताना है। इसमें जैसे मान लीजिए ABCDEF नाम से कोई 4-6 शिक्षक हैं, ये वीकली सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये किसी न किसी विषय के एक्सपर्ट हैं, मान लो 6 सब्जेक्ट। तो ऐसे सवालों को व्यवस्थित करना है, यही एनालिटिकल रीजनिंग है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो चीजें होंगी। फिर मेंटल एबिलिटी में, ये जमाने की बातें हो गई, गुजरे जमाने की बातें हो गई मेंटल एबिलिटी।
मैं जो बात कर रहा था आपसे कि आपको 3 रणनीति अपनानी है 50 दिन में। शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, PYQ आप देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट आप देख लीजिएगा। जब आप ये देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि देखिए, मॉक टेस्ट का जाल कोचिंगों का बहुत बड़ा है। यदि आप मॉक टेस्ट में न फंसकर खुद भी PYQs देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी संस्था का आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये देख लीजिएगा कि RPSC के मानकों के अनुरूप वो टेस्ट होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कोचिंग वाले ने कोचिंग का एक मायाजाल फैलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए प्रश्न तो नहीं दे दिए। यदि इस तरीके के प्रश्न देते हैं तो आपको उन प्रश्नों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मेन बात यह कि जब आप एग्जाम्स दें तो 150 प्रश्न आपके होंगे। इन 150 प्रश्नों को आप 4-5 बार कर चुके होंगे, तो इसका मतलब 150 प्रश्न आपकी जद में हैं। तो 150 में से आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए कम से कम 130 से लेकर 140 अटेम्प्ट करने चाहिए। यदि आप इस 130 से 140 अटेम्प्ट करते हैं और आपकी एक्यूरेसी 70% भी होती है, तो 70% में भी आप आसानी से 100+ अंक इसमें लेकर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 130 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से 70% आपकी एक्यूरेसी है, मतलब 90 प्रश्न आपके सही हो गए। 91 प्रश्न आपके सही हुए तो आपके 39 प्रश्न गलत होते हैं। तो 13 यदि आप इसमें से घटा लेंगे तो 91 में से 13 कितने बचे साथियों? 78 प्रश्न के आसपास आपके बचते हैं। तो मतलब 75+ अंक हैं, प्रश्न है आपके, तो 100+ अंक आप आसानी से ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे, हर एक प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न यदि आपसे नहीं आता है तो उसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करके उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। यदि 2 विकल्प यदि आप छांट लेते हैं, उसमें से बेस्ट विकल्प का आपको चुनाव करना है। और यदि आप इस तरीके की रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स निकलेगा, और मेंस में हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। धन्यवाद।